हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिहार डीएलएड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सेवापूर्व 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रथम वर्ष की किताब F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ के यूनिट 1 बच्चे, बचपन और समाज के 4 प्रश्न हैं। और ये वीडियो एक्चुअली लेट है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास सुझाव हो या कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 19 है, जेंडर संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। बालकों के समाजीकरण में परिवार में लिंग भेद का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बचपन की अवधारणा हमेशा से हर समाज में एक ही रहती है? इस अवधारणा के ऐतिहासिक विकास को समझाएं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बच्चों के अधिकार का विश्लेषण करें तथा बताएं कि वे क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए उत्तर की ओर। गाइज, अच्छे एक्सपीरियंस पाने के लिए आप मेरे वीडियो को 1.5 गुना स्पीड करके देखिए या फिर 2 गुना स्पीड करके देखिए। ये आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शंस है। मेरे सारे वीडियो का आप 1.5 गुना या फिर 2 गुना करके देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 19, जेंडर संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। उत्तर, समाज के नियमों को मानने, उसके आदर्श पर चलने की प्रक्रिया को हम सामान्य शब्दों में समाजीकरण कहते हैं। कोई बालक अपने जन्म के समय शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसकी समाजीकरण भी साथ साथ होता है। बालकों के समाजीकरण को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय का वातावरण, आसपास का वातावरण, आनुवंशिकता, शासन व्यवस्था, सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज, आत्म प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति के अवसर, पारिवारिक वातावरण, संचार के साधनों की प्रभाविता, मित्र तथा मित्र समूह इत्यादि। समाजीकरण में गति तभी आएगी जब समाज से संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन किया जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया में वर्तमान में विद्यालयों की प्रभावी भूमिका देखी जा सकती है। विद्यालय में कराए जाने वाले कक्षीय तथा कक्षेतर क्रियाकलापों के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। विद्यालय में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं तथा वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, समूह गायन, नाटकीय मंचन, पर्यावरणीय संरक्षण इत्यादि आयोजित होते रहते हैं, जिससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है और उनका समाजीकरण होता है। प्रायः विद्यालयों में बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सामाजिकता की भावना पर बल दिया जाता है। विद्यालय में परस्पर प्रेम, सौहार्द तथा सहायता के द्वारा सामूहिकता की भावना पर बल दिया जाता है। स्कूल में बालक बालिकाओं के प्रति आदर को प्रोत्साहित किया जाता है। बालिकाएं बालकों के तथा बालक बालिकाओं के प्रति आदर तथा परस्पर सहयोग एवं समन्वय का भाव रखते हैं, जिससे सामाजिकता को गति मिलती है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, जहां बड़ों के प्रति आदर, सम्मान तथा शिष्टाचार की समझ विकसित की जाती है। शिक्षा के द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, समाजीकरण को गति मिलती है। लिंगीय सिद्धांतों को सकारात्मक बनाने का कार्य शिक्षा के सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सिखाया जाता है, जिससे समाजीकरण में गति आती है। लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंग की समानता की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। समाजीकरण के सिद्धांत की उपयोगिता प्रत्येक समाज में है, क्योंकि समाज तभी होगा जब वहां पर निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य
अंतःक्रिया हो तथा उनमें मनोविचित गुणों का संचार हो। समाजीकरण की प्रक्रिया में सभी लिंगों के समभाव पर बल दिया जाता है, क्योंकि लिंगीय असमानता के कारण ही समाज में दो विरोधी गुणों के लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। समाजीकरण की उपयोगिता समाज में प्रेम और मानवता के प्रसार हेतु अत्यधिक है। समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति परस्पर प्रेम से रहना सीखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रेम तथा मानवता के गुणों का होना जरूरी है। मनुष्य समाजीकरण के अंतर्गत सामाजिक नियमों और परंपराओं को मानता है, जिससे उनका जीवन सभ्य एवं सुखी बनता है, क्योंकि बर्बरतापूर्ण एकाकी जीवन में मनुष्य के भीतर सामाजिक प्रवृत्तियों नहीं होती है। समाजीकरण के द्वारा एक छोटा बच्चा भी धीरे धीरे सामाजिक होने लगता है और सभ्य एवं सुशील बनकर अपने व्यवहारों, मनोवृत्तियों तथा क्रियाकलापों पर नियंत्रण स्थापित करने लगता है। समाज और समाजीकरण के बिना हम अपने सुचारू और सुव्यवस्थित जीवन के बारे में नहीं सोच सकते। यदि समाज नहीं होता तो परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं होती और बच्चों के पालन पोषण का कार्य समुचित रूप से पूरा नहीं हो पाता। बच्चों के पालन पोषण उनको सामाजिक, सामूहिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाजीकरण का अत्यधिक महत्व है। समाज में ही व्यक्ति का विकास होता है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा व्यावसायिक गतिविधियों का प्रादुर्भाव होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की आकांक्षाओं और उन्नति के लिए समाजीकरण अत्य आवश्यक है। समाज में रहकर व्यक्ति में साथ साथ रहने, साथ साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का विकास होता है। लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान इत्यादि भेदभावपूर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता के लिए समाजीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज के सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था एवं शिक्षा के वातावरण का निर्माण समाज द्वारा ही संभव है। शिक्षण उद्देश्यों एवं आवश्यक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ही एक सभ्य समाज का निर्माण किया जाता है और यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। समाज में शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य समझा जाता है, जिसका परिणाम हम अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के महत्व को समझ सकते हैं। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति से लेकर राष्ट्रीय उन्नति तक कार्य पूरा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अनुवांशिक एवं जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जिनको समाजीकरण के प्रक्रिया द्वारा निखारा जाता है। व्यक्ति अपनी योग्यताओं का समुचित प्रयोग और प्रकाशन समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करता है। जब किसी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति होगी तो निश्चित ही वह राष्ट्र की उन्नति के पथ पर चलायमान होगा। इस प्रकार व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति से लेकर राष्ट्र की राष्ट्रीय उन्नति के लिए समाजीकरण आवश्यक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा और पुरस्कार मिलता है। समाजीकरण की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तियों को अपने भीतर निहित भावों के आत्म प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं। आत्म प्रकाशन की जरूरत प्रत्येक मनुष्यों को होती है। प्रकाशन के मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा और यह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। सुरक्षात्मक वातावरण के निर्माण के लिए भी समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। समाज में व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, सामूहिक तथा मनोवैज्ञानिक इत्यादि सुरक्षाएं मिलती है। इन सुरक्षाओं को प्रदान कर समाज हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से लोग परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण होता है। सुरक्षात्मक वातावरण के माध्यम से लिंगीय पक्षपात धराशायी होता है और समाज में
स्त्रियों को सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। समाजीकरण के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह कभी औपचारिक रूप में तो कभी अनौपचारिक रूप में चलती है। बालक तथा बालिकाओं दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अत्यावश्यक होती है। शिक्षा के द्वारा बालक तथा बालिकाओं का समाजीकरण संपन्न होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विद्यालयों में विविध प्रकार के क्रियाकलापों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। लिंग और शिक्षा दोनों मध्य संबंध है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यक्तिगत रुचियों मनोवैज्ञानिक प्रमुखता पर बल देती है, वहीं लिंग भेदों की समाप्ति के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपकरण शिक्षा है। लिंग और शिक्षा के सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्रश्न 20, बालकों के समाजीकरण में परिवार में लिंग भेद का वर्णन करें। बालकों के समाजीकरण में परिवार में लिंग भेद का वर्णन करें। उत्तर, बालकों के समाजीकरण या स्वयं के समाजीकरण में एक पुरुष अथवा महिला की भूमिका का वितरण इस प्रकार है। समाजीकरण की प्रकृति और लिंग। परिवार में एक बच्चे के साथ उसके लिंगानुसार अलग अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चों को सर्वप्रथम अपने लिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिंग के आधार पर ही उसका विकास किया जाता है। इस प्रकार से माता पिता द्वारा बचपन से ही यह अवधारणा बालक के हृदय में उत्पन्न कर दी जाती है कि अपने जीवन में उसकी किस प्रकार की भूमिका होगी, क्योंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों का समीकरण बिल्कुल अलग ढंग से किया जाता है। पुरुषों से यह आशा की जाती है कि उनमें पुरुषोचित गुण पूरी तरह से विकसित हो, जैसे स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, प्रभावी सक्रियता, नेतृत्व का गुण, स्वावलंबन, तार्किकता, प्रतियोगिता आदि। इसका कारण यह है कि इन गुणों से युक्त पुरुषों पर ही समाज गर्व करता है तथा किसी नारी में ये गुण उत्पन्न होने पर समाज द्वारा पौरुषीय गुण वाली स्त्री बताकर उसे परिवर्तन लाने के लिए समाज दबाव बनाता है। इस सब का परिणाम यह हुआ कि पुरुष को अपना करियर चुनने, नए क्षेत्र में भागीदारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जबकि इसी समाज में महिलाओं के लिए सब कुछ पहले निश्चित कर दिया है। यदि स्त्रियों अपने करियर उस क्षेत्र में बना लेती है तो ठीक है, अन्यथा परिवार द्वारा उनका शीघ्र ही विवाह कर दिया जाता है। इसलिए महिलाओं को परंपराओं तथा समाज की दासी के रूप में ही स्त्री को देखा जाता है। वस्तुतः परिवार समाज में उनकी स्वयं की कोई पहचान होती नहीं है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही प्राप्त होती है। अतः स्त्रियों का समाजीकरण पुरुष प्रधानता के आधार पर ही परिवार एवं समाज द्वारा किया जाता है। पॉइंट 2, समाजीकरण की दृष्टि से नारी की भूमिका। हिंदू परिवार में महिलाओं को न तो किसी प्रकार कोई निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है और न ही घर की चार दीवारी के बाहर ही क्रियाओं में किसी भी प्रकार के भाग लेने का अधिकार उन्हें दिया जाता है। यही नहीं, महिलाओं से आशा की जाती है कि वे अपने अधिक से अधिक समय गृह कार्य में व्यतीत करें। समाज उनके व्यवहार से कुछ ऐसे गुण की आशा करता है कि महिलाओं में सहनशीलता, समर्पण, परोपकारिता आदि जैसे गुण अवश्य होने चाहिए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजीकरण पर ही लिंग का बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि एक पुरुष का समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि वह स्वयं जागरूक बने और स्वयं के विकास के विषय में अधिक से अधिक सोचे, जबकि स्त्री का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि उसके परिवार के सदस्यों की उन्नति में ही उसकी उन्नति है। समाज में नर नारी के समाजीकरण का एक आधार यह भी है कि पुरुष बच्चों के लालन पालन की कोई भी जिम्मेदारी
अपने ऊपर नहीं लेते हैं। परिवार में बच्चे के लालन पालन की पूर्ण जिम्मेदारी महिला को ही सौंप दी जाती है। यह कहा गया है कि बच्चे को समाज के अनुरूप बनाने में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि महिला ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनेक गुणों को हस्तांतरित करती है। समाज में एक बालक को समाजीकरण करने में वस्तुतः माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है और माँ ही बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है, क्योंकि बालक को समाज के मानदंडों का पालन करने की और उन बातों को नहीं करने की जो समाज के प्रतिकूल है कि शिक्षा परिवार में केवल माँ ही देती है। समाज में स्तरीकृत एवं सोपानीकृत व्यवस्था का प्रचलन रहा है, क्योंकि कोई भी समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या चाहे आधुनिक समाज है, इसकी व्यवस्था का अपवाद नहीं है। समाज के आधार पर ही हमेशा समान नहीं रहे हैं, क्योंकि यह हमेशा इस आधार पर अवलंबित रहे हैं कि किसी समाज की प्राथमिक मूल्य क्या है। स्तरीकरण को इस प्रक्रिया ने ही हमारे समाज वर्ग के जाति आदि घटकों में सीमित कर दिया है। इस सामाजिक स्तरीकरण में ही महिलाओं को पुरुषों से अलग का ही स्तर दिया गया है। लिंग के आधार पर समाज में नारी की भूमिकाएं भी अलग अलग निर्धारित की गई है, जिनके माध्यम से नारी की परिस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, अपेक्षाओं को मनमाफिक रूप से गढ़ा है। वस्तुतः नारीयता के निर्माण की प्रक्रिया समाज में विद्यमान संस्थाओं, संस्कृतियों, मूल्यों एवं व्यवहारों, प्रथाओं, लिखित एवं मौखिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठानों तथा नारी अपेक्षित विशिष्ट मूल्यों से स्थापित की गई है। बचपन से ही बालक एवं बालिकाओं के व्यवहार को इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि बालक को साहसिक, बौद्धिक, क्रमिक कार्यों को इस प्रकार से विकसित किया जा सके और बालिका को क्षमा, भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता के गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है। समाज यह प्रक्रिया बालक एवं बालिकाओं के व्यवहार से इस प्रकार जोड़ दी जाती है कि अंततः उसकी स्व पहचान एवं अन्य लोगों की परिभाषा के आधार पर उसके अनुसार व्यवहार करने को समाज के द्वारा सामान्य माना जाता है। परिवार में बालक एवं बालिकाओं के खेल एवं खिलौने भी इस प्रकार से भिन्न होते हैं कि समाज द्वारा परिभाषित नर नारी क्षेत्र के अनुसार ही उनका विकास किया जा सके। इस प्रकार समाज में साहसिक कार्यों के लिए पुरुष को चुना जाता है एवं परंपरागत और गृह कार्यों के लिए महिलाओं को दायित्व सौंपा जाता है। प्रश्न 21, क्या बचपन की अवधारणा हमेशा से हर समाज में एक ही रहती है? इस अवधारणा के ऐतिहासिक विकास को समझाएं। बचपन की अवधारणा हमेशा परिवर्तित होती रही है। हर समाज ने इसे अपने अनुसार गढ़ा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर भी यही बात सामने आती है। विचारकों के अनुसार प्राचीन मानव समाज में बच्चे को एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। आज भी यह मत किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कई मनोवैज्ञानिक यह भी विश्लेषण है कि हमारे समाज में शैशव की अवधारणा तो है, लेकिन बचपन की नहीं, और किशोरावस्था की तो लगभग नहीं के बराबर है। बच्चे के 3-4 साल की आयु बिताने से बाद से हमारे समाज तथा परिवार में उसे की जाने वाली अपेक्षाएं दरअसल उसे व्यस्त बनाने की तैयारी रही है, और बचपन की संकल्पनाएं को यह कभी स्वीकार नहीं किया है। बचपन की प्राचीन कालीन अवधारणा। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में बच्चों के विषय में कुछ उत्साहवर्धक अनुमान लगाने की भरपूर संभावना मिलती है। अब तक की खोजों में कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों के बच्चों एवं बचपन के प्रति संवेदनशील होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। खिलौनों का पाया जाना उनकी संवेदनाओं एवं जागरूकता का ही एक उदाहरण है। यहाँ भवन निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी ध्यानाकर्षित करती है।
हड़प्पाकालीन भवनों के मुख्य द्वार भी मुख्य सड़क की ओर नहीं पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका एक मुख्य कारण बच्चों की सड़क पर चलने वाले सवारियों से सुरक्षा करना भी था। उपरोक्त सभी तथ्य इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि वह समाज अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के प्रति भी जागरूक व संवेदनशील रहा होगा। जिस सभ्यता में लोग अपने बच्चों के प्रति इतने सचेत रहे हैं, अनुमानों के आधार पर उस समाज में एक जीवंत बचपन की अपेक्षा की जा सकती है। इसके साथ साथ प्राचीन काल में रचित काव्यों, कथा कहानियों में भी उस बालक के बच्चे के बचपन की छवियां दिखती है। उदाहरण के तौर पर कालिदास रचित अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला पुत्र भरत के बचपन की परिस्थितियों का वर्णन है। इस बच्चे के नाम पर ही हमारे देश का नामकरण भारत करना यह दर्शाता है कि हमारे प्राचीन समाज में बच्चों के प्रति क्या धारणा थी। हालांकि इन उदाहरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उस समय बच्चों का बचपन बहुत खुशहाल था। प्राचीन काल के कई कथाओं में ऐसा उदाहरण भी है जहां बच्चों के बचपन पर सामाजिक दबाव काफ़ी है। महाभारत के कर्ण और एकलव्य की कथा से हम परिचित हैं। बचपन की मध्ययुगीन अवधारणा। इतिहासकार फिलिप एरिज मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरंभ हुआ तो समाज में वयस्कों और बच्चों के मध्य के संबंध में उसकी स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से उन सभी असहज बातों को छिपाना शुरू हुआ जिससे बच्चों के लिए जानना अच्छा नहीं माना गया। एरिज ने चित्रों, लेखों, सामग्रियों आदि की विश्लेषण से निकाला कि मध्ययुग से पूर्व बचपन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, परंतु बच्चे की अनदेखा भी नहीं किया जाता था। यहाँ बचपन की अवधारणा और बच्चे के प्रति स्नेह के मायने अलग अलग हैं। बच्चे के प्रति स्नेह का अर्थ यह नहीं है कि कोई समाज उसके बचपन को मान रहा है। इस काल में शैशवावस्था को युवावस्था वो वयस्कों से अलग नहीं माना जाता था, अर्थात शैशवावस्था खत्म होते ही वह वयस्क समाज से संबंधित हो जाता था। आगे चलकर धीरे धीरे बच्चों को अपनी मिठास, सादगी, वो अपने नटखटपन के कारण वयस्कों के मनोरंजन एवं तनाव मुक्ति के स्रोत के रूप में नई अवधारणा प्रकट होती नजर आती है। इस समय लिखी किताबों में हमें दिखाई देता है कि हम माँ और परिवार के अन्य लोग बच्चों को खुश होने पर खुश रहते हैं। इस समय लिखी किताबों में हमें दिखाई देता है कि माँ और परिवार के अन्य लोग बच्चों के खुश होने पर खुश रहते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि बच्चों को उछल कूद, बोलना सिखाना, खेलना आदि छोटी छोटी हरकतों से मिलने वाले में मैं के स्थान पर हम की भावना उत्पन्न होती है। वह व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को ज़्यादा महत्व देने लगता है। इससे उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। समूह में बच्चे को अन्य बच्चों के साथ सामाजिक संबंध बनते हैं। वह सामाजिक संबंध स्थापित करने तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखता है। समूह द्वारा अपनाए जाने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो बच्चे के समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। समूह में रहकर बच्चे में आदान प्रदान की भावनाओं का विकास होता है। वह दूसरों की इच्छाओं को स्वीकारना तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीखता है। उसमें सहयोग तथा एकता की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना आगे चलकर समाजीकरण में मदद करती है। समूह में रहकर समूह के नियमों को मानना आवश्यक हो जाता है। इससे अनुशासन की भावना पनपती है। इसके अतिरिक्त समुदाय में रहने से बच्चे दूसरे के गुणों को स्वीकारने तथा उनकी प्रशंसा करना सीख लेते हैं। इससे उनमें प्रेरणा बढ़ती है। अनुशासन, प्रेरणा, सामूहिक हितों का महत्व आदि कुछ बातें हैं जो बच्चों को समुदाय में समायोजन करने में सहायक सिद्ध होती है।
यहाँ हम दो उदाहरणों द्वारा बच्चों के समाजीकरण में समाज की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण 1। सोहन एक तीसरी कक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। कुछ दिन पहले उसके पिताजी का तबादला दूसरी जगह हो गया, जहां उन्हें एक गांव में रहना पड़ा। वहां से कुछ लोग प्रतिदिन सुबह से ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते हैं। यह जगह स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। वे लोग कभी कभी जुआ भी खेलते हैं और आपस में गाली गलौज भी करते हैं। स्कूल जाते समय सोहन प्रतिदिन इन लोगों को देखता है। एक दिन उसमें से एक ने उसे रोककर कुछ पैसे दिए और बगल के दुकान से कुछ खरीद लाने को कहा। सोहन ने ऐसा ही किया। तब उसने सोहन को कुछ खाने को दिया और कुछ पैसे भी दिए। अब धीरे धीरे सोहन प्रतिदिन वहां रुकने लगा। स्कूल में भी कभी वह झगड़ा कर देता और बच्चों को गाली भी देने लगा। शिक्षकों ने उसके व्यवहार में यह परिवर्तन देखकर एक दिन उसके पिताजी को स्कूल में बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। पिताजी को भी कुछ समझ नहीं आया। वे अगले दिन उसके पीछे पीछे गए और पीपल के पेड़ के पास उन्होंने सोहन को मंडली के पास देखा और सब समझ गए। तब उन्होंने वह घर छोड़ दिया और स्कूल के नज़दीक ही एक घर किराए पर लिया। उन्होंने यह पता लगा लिया कि आसपास के लोग कैसे हैं। धीरे धीरे सोहन के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और पुनः वह पहले वाला सोहन बन गया। उदाहरण 2। मोहन गुंडी नाम के एक गांव में रहता है। वहां का परिवेश बहुत गंदा है, जिसके कारण वहां गाली गलौज और मारपीट करने में अव्वल है। वह स्कूल भी नहीं जाता है। एक बार उसने अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर उसका नामांकन उसके उम्र के अनुसार वर्ग में करा दिया गया। 1-2 दिन जाने के बाद वह स्कूल जाने में आनाकानी करने लगा। वहीं उसकी बगल में एक लड़का सुनील रहता था, जो पढ़ने में अच्छा था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन वह उसके साथ विद्यालय गया। रास्ते में सभी बड़ों को सुनील प्रणाम करता था। विद्यालय में सभी शिक्षकों का वह आदर करता, जिससे सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। धीरे धीरे मोहन भी सुनील का अनुसरण करने लगा। अब वह विद्यालय जाने में आनाकानी नहीं करता, समय पर तैयार हो जाता, सभी बड़ों का आदर करता है, जिससे सभी लोग सुनील के साथ साथ उसकी भी प्रशंसा करने लगे। वह अब बहुत खुश रहता है, पढ़ने में भी खूब मन लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में उसके समाज का बहुमूल्य योगदान रहता है। एक अच्छा समाज बच्चे के सकारात्मक समाजीकरण में बहुमूल्य योगदान दे सकता है। ऐसे करने में कठिनाई आती है या यह संपर्क असंभव हो जाता है तो और वे समाज में किसी प्रकार की सक्रिय जिम्मेदार होने की या उपयोगी भूमिका भी नहीं निभा पाते। जॉन वॉल्ट का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों से संबंधित कानून इत्यादि का निर्माण एक अनिवार्य प्रयास है, जिसके अंतर्गत बच्चों का जीवन किस प्रकार का है, बड़े बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है इत्यादि ये सब प्रश्न वयस्कों ने पहली बार आधुनिक युग में सोचना प्रारंभ किया। यह स्पष्ट है कि आधुनिकता ने बच्चे एवं बचपन के प्रति हमारी समझ में व्यापक बदलाव किए हैं। पहले यह समझा जाता था कि बच्चे देश का भविष्य है। अब यह दूसरे ढंग से इस प्रकार समझा जा रहा है कि बच्चे देश के वर्तमान हैं। प्रश्न 22। बच्चों के अधिकारों का विश्लेषण करें तथा बताएं कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। बच्चे एवं बचपन की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ है कि बच्चे के लिए वयस्क द्वारा किए जाने वाले कार्य बाल कल्याण की परिभाषा में आते थे। वहीं अब इन बाल अधिकारों को श्रेणी में रखा गया तथा इन्हें बच्चों के हक के रूप में परिभाषित करते हुए इन्हें संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के
अकेस्को एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है। और वहीं दूसरी ओर बगानी कृषि कानून 1957 बचपन की अवस्था को 18 वर्ष तक मानता है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखा जा सकती है। समाज में बच्चों से संबंधित कई मान्यताएं काफ़ी पहले से चली आ रही है। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों में जीते हैं, उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती है, उनमें क्षमताएं भी होती है, वे अपनी पहचान चाहते हैं। हम उन्हें समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों से समाज के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता वो दया तो झलकती है, परंतु यह भी प्रतीत होता है कि बच्चों का महत्व वयस्क के समान नहीं है, क्योंकि अधिकार सिर्फ वयस्कों का ही हो सकता है, बच्चों का नहीं। इस मान्यता ने कहीं ना कहीं बच्चों को उन सभी अवसरों से दूर किया है जिससे उनका बेहतर विकास हो पाता। यदि गौर से देखें तो बच्चों के हितों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाएं सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती है और पीढ़ी विद्यमान रहती है। अतः केवल कानून पारित कर देना ही काफ़ी नहीं है, वरन इसके लिए सतत शैक्षिक एवं जागरूकता प्रयास, क्षमता निर्माण, परस्पर सहयोग तथा बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की पूर्ण भागीदारी व समर्थन होना भी आवश्यक है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था तथा जन्म के 18 वर्ष तक बच्चे अपने से बड़ों के संरक्षण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन संरक्षण के साथ साथ यह बात अहम है कि सभी बच्चे को अपने बचपन की मूलभूत सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हो, उन्हें स्वाधीनता, न्याय, शांतिमय माहौल मिले, ताकि आगे की सामाजिक प्रगति और जीवन को बेहतर बनाने का उन्हें उम्दा अवसर मिल सके। इन्हीं सब बातों को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा की है कि सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राजकीय अथवा सामाजिक संपत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रदत्त अधिकार और स्वाधीनताएं प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जिनेवा में घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले देशों में अब भारत भी शामिल है। इनमें बच्चों की रक्षा, उनके विकास आदि के लिए कुछ बातों पर सहमति व्यक्त की गई है। इन बातों को तय करते वक्त यह ख्याल रखा गया कि प्रत्येक देश की परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जीवन के हालातों में सुधार किया जाए। इस दस्तावेज में दुनिया भर के बच्चों के लिए कुछ बुनियादी हकों का जिक्र भी किया गया। यह समझा गया कि विश्व में सभी देशों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। जिस प्रकार बच्चे के संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, विशेषकर विकासशील देशों में, बच्चों की स्थितियों में सुधार का काम किया जाना अपेक्षित है। अतः बच्चों के लिए नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रमुख बाल अधिकार, जीने का अधिकार। यह अधिकार बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ से प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करने, अपनी पहचान व राष्ट्रीयता का अधिकार सम्मिलित है। विकास का अधिकार, बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, अतः उसे उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा का, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। संरक्षण का अधिकार, बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं,
उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे, सही गलत की पहचान नहीं होती है। अतः इन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा, विशेष संरक्षण, अपमान, लड़ाई, विकलांगता की स्थिति से मुक्ति का अधिकार दिया गया है। सहभागिता का अधिकार। बच्चे अनेक जिज्ञासाएं होती है, वे स्वयं अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अतः बच्चों के विचारों का आदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयुक्त सूचना प्राप्त करने हेतु पहुंच, अंतःकरण की आवाज़ सुनने तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों की सहभागिता बढ़ाने हेतु दिया गया है। हमारे देश के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी आबादी अभी भी इससे वंचित है। आप अपने आसपास की कई ऐसे बच्चों को देखेंगे कि उनके बचपन और बाल अधिकारों का रोजाना हनन होता है। यही कारण है कि बाल अधिकारों को भारतीय संविधान में अहम जगह दी गई है। भारत के संविधान में बाल अधिकार। हमारे संविधान में बच्चों के मुख्य आधार निम्न हैं। 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा पॉइंट है 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचाना। तीसरा पॉइंट है आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग की स्थापना संसद द्वारा 29 दिसंबर 2006 को पारित एक्ट के द्वारा की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों यथा बाल स्वास्थ्य, शिक्षा देखभाल एवं विकास, किशोर कानून, अयोग्य बच्चे, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान एवं बच्चों के कानून से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। आयोग की शिकायत पर जांच करने के अधिकार के साथ साथ उन पर नोटिस जारी करने का अधिकार है। बच्चों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित कानून के अंतर्गत सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन का अधिकार भी है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि बाल अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षण हो। इसके अतिरिक्त यह राज्यों को बाल विकासों से संबंधित योजनाओं हेतु भी निर्देश जारी कर सकता है। बाल कल्याण समिति। किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटाने हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस समिति में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य जिनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है, जिनका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार यह समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महानगरीय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। अधिनियम के इस प्रावधान के अनुपालन हेतु ICPC में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना व उसके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। समुचित सरकार व प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। धारा 6 में यथाविर्निश आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक
और ओलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो। घ अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु के बालकों के ऐसी रीति में जो विहित की जाए अभिलेख रखेगा। अंग अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगा। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद और शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। जो प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार्य और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। इन सभी तथ्यों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये बाल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे देश का भविष्य है। इस कथन को हम अक्सर कहते हैं। जब बच्चों की महत्ता को दर्शाना होता है, यदि बच्चों के अधिकार की बात करें तो अब हमें यह समझना होगा कि बच्चे देश के वर्तमान हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चा वर्तमान है तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उनके अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए बच्चों को भविष्य की अपेक्षित तैयारी के संदर्भ में ना समझकर उन्हें उनके वर्तमान संदर्भ में जानना एवं समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें बच्चों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझाने में मददगार होगा। एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर आप अपने विद्यालय के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना के लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज़रूरत है। तो गाइज, प्रश्नों के उत्तर यहीं पे ख़त्म होते हैं। गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मैं आगे कुछ सुधार कर सकूं। हेलो गाइज, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।